जय हिंद दोस्तों। टारगेट पाठशाला में मैं पवन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो ये पढ़ने के पहले एक बात आप समझ लीजिए कि पूरे संविधान में जहां भी केंद्र और राज्य उन दोनों की शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिस भी अनुच्छेद में इसके बंटवारे की बात की गई है, शक्ति विभाजन की बात की गई है, वो कहीं ना कहीं अनुच्छेद जो है केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताते हैं। तो मुख्य रूप से जो है भाग 11 और जो भाग 12 है संविधान का, वो केंद्र राज्य संबंधों के बारे में चर्चा करता है, अनुच्छेद 245 से लेकर के 293 तक। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि केवल अनुच्छेद 245 से लेकर के 293 तक ही केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बात की गई है। इसके अलावा भी कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे कि आपातकाल से संबंधित आप मान लो 352 हो गए, 356 हो गए, 360 हो गए, 365 हो गया, यहाँ तक कि 312 जिसमें राज्यसभा की शक्तियाँ हैं। तो ये सारे अनुच्छेद जो हैं उसी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी अनुच्छेदों में आप देखेंगे तो बताया जाएगा कि राज्य अगर मान लीजिए आपातकाल लागू हो गया तो राज्य के पास शक्ति कौन सी बची रहेगी और केंद्र जो है उन शक्तियों का कैसे प्रयोग कर सकता है। तो ये सभी अनुच्छेद जो हैं केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बताते हैं। तो ये आप बिल्कुल गलती मत करिएगा, केंद्र राज्य संबंध में जो है केवल अनुच्छेद 245 से लेकर के 293 तक हैं। अभी अब जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये बातें क्लियर होती जाएंगी कि इन अनुच्छेदों के अलावा भी संविधान में अलग अलग बातें की गई हैं। लेकिन मुख्य रूप से अनुच्छेद चूँकि 245 से 293 तक केंद्र राज्य संबंधों के बारे में विशेष रूप से बात की गई है, इसलिए हम इनकी बात करेंगे सबसे पहले, और बाकी अन्य अनुच्छेदों की बात भी हम करते चलेंगे। ठीक। दूसरी बात, आपको मैंने पढ़ाया अभी पिछली वीडियो हमने अपलोड की थी जो, तो आपको मैंने बताया था कि संविधान का जो स्वरूप है वो एक संघीय स्वरूप है। वो अलग बात है कि उसमें एकात्मक लक्षण भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से उसका स्वरूप क्या है? संघीय स्वरूप है। तो संघीय स्वरूप होने के कारण जाहिर सी बात है कि राज्य और केंद्र में शक्तियों का बंटवारा होगा। तो जो राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का जो बंटवारा हुआ है उसके क्या क्या आधार हो सकते हैं? अगर आप ध्यान दें तो उसके आधार हो सकते हैं, पहला कि जो विधायी शक्तियाँ होती हैं, यानी कि कानून कौन कौन बनाएंगे, किस विषय पे कानून राज्य बनाएगा या किस विषय पे कानून केंद्र बनाएंगे, इन सब का बंटवारा जो है विधायी शक्तियों के बीच में होता है। अच्छा, उसके बाद एक होती है कार्यपालिक शक्तियाँ। देख, कार्यपालिक शक्तियाँ मतलब कि राज्य किस तरह से काम करेंगे, केंद्र जो है उनका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, केंद्र किस तरह से निर्देश दे सकता है या फिर राज्य उस निर्देश को माने न माने। तो ये सारी बातें जो है कार्यपालिक शक्तियों में आती हैं, जिन्हें हम प्रशासनिक संबंध के बारे में जानते हैं। तो एक तो दूसरा ये हो गया। अब तीसरा जो आपके मन में आ रहा होगा कि न्यायिक शक्तियाँ, लेकिन आपको मैंने बता दिया था पहले भी कि भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। मतलब ऐसा नहीं है कि राज्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट अलग हो या फिर केंद्र के लिए सुप्रीम कोर्ट अलग हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राज्य और केंद्र दोनों के मामले एक ही न्यायालय सुनता है। इसीलिए आप समझ लीजिए कि न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया केंद्र और राज्यों में, क्योंकि ये स्वतंत्र न्यायपालिका है पहली बात, और दूसरी एकीकृत न्यायपालिका है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो इसी कारण से न्यायपालिक शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है। हाँ, वित्तीय शक्तियों का बंटवारा आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो कर की उगाही होती है, यानी टैक्स जो लिया जाता है और उसके बाद टैक्स को संग्रह करके कैसे बांटा जाता है, आपने बार बार सुना होगा कि केंद्र ने राहत पैकेज की घोषणा की। तो ये सारी बातें जो हैं वित्तीय संबंधों में आती हैं कि केंद्र से स्टेट के वित्तीय संबंध कैसे होंगे। तो सीधी सी बात क्या हो गई कि केंद्र राज्य संबंध में हम 3 भाग में पढ़ेंगे। पहला विधायी शक्तियाँ, दूसरा कार्यपालिक शक्तियाँ और तीसरा वित्तीय शक्तियाँ। इन 3 शक्तियों का विभाजन कैसे कैसे केंद्र राज्यों के बीच में किया गया है, यही हमें पढ़ना है टोटल अनुच्छेद 245 से लेकर के 293 तक। ठीक है, तो ये सिस्टम हो गया आपका। अब जो है कैसे जैसे इनके बारे में बातें की गई हैं वो हम समझते हैं ज़रा। तो देखिए, केंद्र राज्य संबंध जो हैं उसमें पहला हो गया विधायी संबंध, जो कि अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक है, भाग 11 में। उसका दूसरा हो गया प्रशासनिक संबंध, जिसे हम कार्यपालिक संबंध भी कहते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव रिलेशन, जो कि अनुच्छेद 256 से लेकर के अनुच्छेद 263 तक वर्णित है, भाग 11 में ही। अब यहाँ हो जाता है भाग 11 की समाप्ति। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होता है भाग 12। तो भाग 12 में वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है, जो कि अनुच्छेद 264 से लेकर के 293 तक है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे मैंने 268 क्यों लिखा है, क्योंकि अनुच्छेद भाग 12 की स्टार्टिंग होती है 264 से, लेकिन 264, 65 और 66, 67 ये जो 4 अनुच्छेद हैं, इनमें वित्तीय संबंधों के बारे में बात ना करके कुछ अन्य बातें कही गई हैं। इसलिए हम जो वित्तीय संबंध पढ़ेंगे जब पर्टिकुलर, तो हम 268 के बारे में ही बात करेंगे। अब 65, 66, 67 और 264 में क्या कहा गया है वो जब हम पढ़ाएंगे आपको भाग 12, तो आपको मैं समझाऊँगा। ठीक है, तो ये हो गई जो इनका बंटवारा कि 3 भागों में हमें केंद्र राज्य संबंधों को पढ़ना है।
आप बुक देख करके बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि उसमें बहुत ही लंबा चौड़ा विस्तृत रूप से दिया गया है। तो मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊंगा, और इसके जो नोट्स हैं आपको मेरा जो चैनल है टारगेट पाठशाला टेलीग्राम पे, वहाँ पे जा करके आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे इसके नोट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अभी आप केवल समझिए यहाँ पे कि क्या मैं समझाना चाहता हूँ और कैसे आपको समझना है और कैसे आपको लिखना है। ठीक है, अब जब विधायी संबंध है, सबसे महत्वपूर्ण संबंध एक तरह से आप कह लीजिए विधायी संबंध ही है। ठीक है, तो विधायी संबंधों को हम पढ़ने के लिए 4 भागों में उसको अलग से बांटेंगे हम। पहले हमने केंद्र संबंधों को 3 भागों में बांटा, अब विधायी संबंध को पढ़ने के लिए हमने 4 भागों में बांटा है उसको। सबसे पहला कि केंद्र और राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र, यानी कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र होंगे, ऐसे कौन कौन से एरियाज होंगे कि जहाँ पर केंद्र कानून बनाएगा, और ऐसे कौन कौन से क्षेत्र होंगे जहाँ पर राज्य कानून बना सकता है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे विधायी विषयों का बंटवारा, मतलब ऐसे कौन कौन से विषय होंगे जिन पे केंद्र और राज्य अपना कानून बनाएंगे, या कौन कौन से विषय होंगे जिन पे इनको कानून बनाने की मनाही होगी। ये सारी बातें हम पढ़ेंगे विधायी विषयों के बंटवारे में, यानी सब्जेक्ट जो होंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, मतलब कि ऐसी भी कंडीशंस लागू होती हैं जिसमें केंद्रीय कानून जो है वो राज्य के क्षेत्र में भी लागू हो जाते हैं। मतलब जिन विषयों पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है उन पे फिर कानून केंद्र बना सकती है। तो ऐसे कंडीशंस कौन कौन सी है उनकी चर्चा करें हम राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान वाले टॉपिक में। और अगला है लास्ट हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत कि राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। तो किस तरह से राज्य विधान है, राज्य विधानमंडल आप कह लीजिए, तो उस पर यानी कि लेजिस्लेचर जो है राज्य विधान का, उस पर किस प्रकार से केंद्र का नियंत्रण हो जाता है, ये बातें अगर हम चर्चा करेंगे तो इस पॉइंट के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। तो विधायी संबंधों को हम इन 4 बातों में समझेंगे और विस्तार से समझेंगे कि कैसे कैसे उनके बारे में आके बातें बताई गई हैं और कौन कौन से अनुच्छेद हैं, और साथ में इनके अलावा भी मतलब 245 से लेकर के 255 के अलावा भी ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो कि केंद्र राज्य संबंधों के विधायी संबंधों की बात करते हैं। वो सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, हम विधायी संबंधों से लेकर के, तो उस वीडियो में हम समझेंगे। ये वीडियो में ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।